आप देख रहे हैं जैन समाज की आवाज, महाराष्ट्र जैन वार्ता। पुणे जितो चॅप्टर फाउंडेशनच्या वतीनं भाऊंचा एक कार्यकर्ता ते पुणे जितो चॅप्टरचा सेक्रेटरी असा प्रवास करणारा मी एक सामान्य घरातला मुलगा आज भाऊची मुलाखत घेताना मला मनापासून आनंद होतो। आज पुणे जितो चॅप्टर फाउंडेशनच्या वतीने आदरणीय भाऊ आपले मनपूर्वक या ठिकाणी स्वागत करतो। थँक्यू। आपल्या संदर्भामध्ये सुरुवात करायची आधी एक गोष्ट नक्कीच सांगेल की शून्यापासून सुरुवात करून मराठवाडाच नाही, पुणेच नाही, मुंबई नाही, महाराष्ट्र नाही, भारत नाही, तर जगातल्या अनेक देशामध्ये ज्यांच्या नावाचा डंका आहे असे आपले शांतीभाऊ आज आपल्याबरोबर आहेत। आणि त्यांची मुलाखत घेताना, त्यांची ओळख करून देताना, त्यांचे अनुभव आपण ऐकताना आपल्या सगळ्यांना इथून जाताना काहीतरी नक्कीच घेऊन जायला मिळेल, हे नक्की। भाऊ, माझा पहिला प्रश्न तुम्हाला असा आहे की डोंगरकिनी ते पुणे या प्रवासाबद्दल कृपया आपण आम्हाला सगळ्यांना सांगावं की भाऊचं मूळ गाव डोंगरकिनी बीड जिल्ह्यामध्ये आहे, तिथून पुण्यापर्यंतचा प्रवास आपण कृपया सांगावा। मैं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। पहला प्रश्न ही लक्ष्मीकांत ने ये पूछा है कि मेरा जो बर्थ प्लेस है बीड डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी पॉपुलेशन 500 है, वहाँ से आज तक का प्रवास कैसा रहा। अभी ये तो काफ़ी बड़ा और भेग है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि ये जैन समाज में जो भी लोग हैं, जैन समाज की फैक्ट्री है। जैन कम्युनिटी में हर एक बंदा या बंदी जो भी लोग हैं, दे आर बाय बर्थ, बाय जेनेटिक, दे आर एंटरप्रेन्योर्स। आपका कितना क्वालिफिकेशन है और कौन सी डिग्री आपके पास है और आप क्या पढ़े, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपके दिल में आत्मविश्वास है और आप अगर कॉन्फिडेंस है तो आप बिना पढ़े लिखे भी इस देश में, इस राज्य में, इस धरती पर कुछ भी कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ये विरासत से आई हुई आपकी देन है। इसलिए जब मैं बीड डिस्ट्रिक्ट में था, मेरा जन्म वहाँ हुआ था, हम लोग वहाँ से, बीड डिस्ट्रिक्ट फेमस है कि वहाँ के लोग ऊस तोड़ कामगार करके ऊस गन्ना तोड़ने के लिए शुगर फैक्ट्री जाते हैं। मैं वहाँ से प्रवरानगर शुगर फैक्ट्री, जब बचपन में हमारे पिताजी के साथ में किराना दुकान में बैलगाड़ी से प्रवास करते थे। तो ये जो गरीबी है, प्रवास है, ये जो रूरल एरिया है, और जिस रूरल एरिया में जैन कम्युनिटी के लोग किस तरीके से, किस परिस्थिति का मुकाबला करते हैं, इसको मैंने जिया है। इसलिए वहाँ से जो परिस्थिति हमने देखी, वो परिस्थिति देखते देखते, क्योंकि मैं 6 महीने का था, मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी, घर में कोई फीमेल नहीं थी, मेरे पिताजी और बड़े भाई थे, तो मुझे जैन बोर्डिंग में पढ़ने के लिए डाला गया। जो बीड डिस्ट्रिक्ट में कड़ा जैन बोर्डिंग है, वो कड़ा जैन बोर्डिंग में मैं पढ़ता था। जब मैं वहाँ पढ़ता था तब उस वक्त कड़ा जैन बोर्डिंग में एक सिस्टम थी। सिस्टम ये थी कि 6th क्लास से ऊपर के क्लास के बच्चे, जैन समाज की अगर कोई भी बड़ी शादी होती है तो वो बड़े शादी में पुरस्ने के लिए, जैसे आज की कैटरिंग सिस्टम है वैसी कैटरिंग सिस्टम नहीं थी, और वो कैटरिंग सिस्टम नहीं होने की वजह से वो बोर्डिंग के 15-20 स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट्स पुरस्ने के लिए वो शादी में 4 दिन के लिए जाते थे। क्योंकि मैं बैक बेंचर था, पढ़ाई में मेरी कोई रुचि नहीं थी, मेरे को कभी 35% से आगे एक भी मार्क कभी मिला नहीं है, 35% फिक्स रहते थे, तो हम लोगों को ज़बरदस्ती शादियों में भेजा जाता था। तो मेरा लक काफ़ी अच्छा था कि उसमें मेरे को दुनियादारी देखने को मिली, लोगों को मिलने को, समाज को मिलने को, समाज की कठिनाइयों को समझने का मौका मिला। और जब उन शादियों में हम लोग जाते थे, तब शादियों में हमारा काम क्लास 4 के लोगों के साथ आता था। बर्तन मांजने वाले, रसोई करने वाले, घर साफ करने वाले सब लोगों से संबंध आता था, क्योंकि हम वही काम करते थे।
तो वो लोग हमारे ही जिनके घर में शादी है उनके बारे में, उनके ही घर के काम वाले लोग उनको किस तरीके से कोसते हैं, ये हमको नज़दीक से समझने को मिला कि भाई ये लोग तो अभी आए हैं, कितना शादी में खर्चा कर रहे हैं, कितने लोगों का खाना वेस्ट हो रहा है, कितना प्रॉब्लम आ रहा है। ये तो बड़े बड़े लोग हैं, आते हैं जाते हैं, अभी अभी तो आए थे हमारे गांव में 20 साल पहले, तब तक कुछ नहीं था। तो इसका मतलब जैन समाज के बारे में जनरल पब्लिक या उनके ही घर के काम करने वाले लोग पीछे से क्या बात करते हैं, ये हमको ग्राउंड लेवल पे समझने को मिलता था। जब ये बात समझने को मिलती थी तो उसी वक्त जब मैं 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में था, तभी मैंने ये ठान लिया था कि अगर मुझे कुछ करते आया तो मैं इस कम्युनिटी की कुरीतियों को कम करने की कोशिश करूँगा और हमारे समाज की इमेज को एनहांस करना चाहूँगा। क्योंकि जब हम हिंदी पिक्चर कोई भी देखते हैं और उसमें अगर कोई बनिया बताया जाता है तो वो दूसरे को लूटते हुए ही बताया जाता है। मतलब जो कम्युनिटी पूरे देश भर में इतना अच्छा काम कर रही है, इतनी बड़ी कम्युनिटी है, इतना योगदान देश भर में देते हैं, इतना सामाजिक क्षेत्र में, वैद्यकीय क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में इस कम्युनिटी का योगदान है, फिर भी इस कम्युनिटी की इमेज ये एक लुटारू के रूप में बताई जाती है। तो इस चित्र को अगर मेरे को लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलेंगी तो मैं इस चित्र को बदलना चाहता हूँ। ये मेरी तमन्ना बचपन से थी और फिर तब से लेके आज तक हम केवल दिल के अंदर एक ही आग लेके चले हैं कि जैन कम्युनिटी की इमेज इस देश में अच्छी हो। पुणे आने के बाद आपने आपका व्यवसाय जो शुरू किया, वो व्यवसाय शुरू करने से लेके उसकी कठिनाइयों के बारे में अगर थोड़ा हमको सबको बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम सब बिजनेस कम्युनिटी के नए सब जनरेशन के लोग हैं, तो उनको उसका काफ़ी फ़ायदा। एक तो मैं पुणे जब आया तो पढ़ने के लिए आया, फिर उदय हॉस्टल में एडमिशन ली और जैसे मैंने अभी कहा कि मैं पढ़ने में मेरी रुचि नहीं और 35% मार्क मिलने के लिए 15 दिन की मेहनत बहुत काफ़ी है। तो एक साल भर में 15 दिन स्टडी कर दिया तो 35% मार्क मिलते हैं। इस दृष्टि से हम लोग पुणे आए। जब पुणे आया तो मेरे दिमाग में था कि मुझे सोशल वर्क करना है, पहले से था, लेकिन हर चीज़ कई ठोकरें खाने के बाद में रियलाइज़ होती है। मैं यहाँ पहले सोशल काम करने के लिए 250 रुपये महीने से सर्विस करता था। जब सर्विस करता था तो पता चला अरे मैं सर्विस को गया तो उनको जैसा चाहिए वैसा काम करने के लिए मुझे दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं है, तो मुझे जो करना है वो तो मैं कर नहीं सकता। तो ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे जो करना है वो करने के लिए पैसा चाहिए। मैं अगर खुद का पैसा नहीं रखूँगा तो मैं सोशल वर्क नहीं कर सकता। आई लर्न दैट लेसन इन 2025। मेरे 20-25 साल की उम्र में ये लेसन मैंने लिया, तो मैंने सोशल वर्क बंद कर दिया। दिमाग में सोशल वर्क करने की बात बंद कर दी। जब तक अपना खुद का पैसा नहीं होगा तब तक हम सोशल वर्क नहीं कर सकते, ये डिसीजन लिया गया। और देखिए अभी अगर पैसा कमाना है और अगर पैसा कमाना है और 250 रुपये की नौकरी करने वाला आदमी बोल रहा है पैसा कमाना है, तो ये सपना कौन देख सकता है? तो ये सपना कोई भी जैन समाज का आदमी देख सकता है। तो इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि मुझे बिजनेस करना है। हाउ, मैं बिजनेस कैसा करूँगा? तो मैं बिजनेस करने के एंगल से जब मैंने सर्विस की थी तो हमारे ही समाज के पोपटलाल जी नवलाखा, जो काफ़ी नवलाखा परिवार बड़ा है अपना, अभी शायद नए लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, लेकिन उनके लड़के थे महेंद्र, उनका नवलाखा एग्रो इक्विपमेंट का बिजनेस था, वहाँ मैं सर्विस करता था। तो मैंने सर्विस जब करता था तब मेहनत करने की कोशिश की। पढ़ाई के लिए मेहनत नहीं की, लेकिन काम करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही काम नहीं होता है। तो जब मैं वहाँ मेहनत काफ़ी कर रहा था तो 6 महीने में ये सिचुएशन क्रिएट हुई कि मेरे सिवाय वो कंपनी में काम नहीं होता है। सवेरे 8 बजे से रात को 8-9 बजे तक काम करता था। 6 महीने के बाद छोड़ दिया, मेरे को दूसरा कुछ बिजनेस करना है करके। तो खुद पोपट सेठ नवलाखा मेरे हॉस्टल में आए। मैं हॉस्टल में रह के ही सर्विस करता था क्योंकि दूसरी जगह नहीं थी हमारे पास। हॉस्टल में आए
मैं साइड बाय साइड LLB करता था नाम के लिए, एडमिशन के लिए। तो जब हॉस्टल में आया और मुझे बोलने लगे कि तुम सर्विस मत छोड़ो, अभी राजीनामा दे रहे हो तो मैं तुमको घर लेके देता हूँ, मैं तुमको 2 व्हीलर लेके देता हूँ और अपन सब जो चाहिए वो करेंगे, लेकिन आप सर्विस मत छोड़ो। मैंने कहा मैंने डिसीजन ले लिया है, सर्विस छोड़ दी है, मैं मेरे डिसीजन को चेंज नहीं करता। ऐसा कह के मैंने सर्विस छोड़ दी। सर्विस छोड़ के मैं, कौन सा बिजनेस ऐसा होता है कि जिसमें फाइनेंशियल कैपिटल नहीं लगता है, उसमें मेरे को रियल इस्टेट एजेंट, ये एक बिजनेस ऐसा था इन दोज डेज कि जिसको कैपिटल नहीं लगता था, इसका फ्लैट इसको दिया, इसका प्लॉट इसको दिया, उस टाइप से मैंने वो बिजनेस करने का डिसीजन लिया कि जिसमें कम्युनिकेशन ही स्किल हो। तो कम्युनिकेशन ही स्किल हो और पैसा तो नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ्लैट और प्लॉट लेके बेचना और उसमें 2% कमीशन लेना, ये बिजनेस मैंने शुरू किया। 2-4-6 महीने में काफ़ी लोगों को मिला, काफ़ी जगह पर घुमा, काफ़ी बिल्डर्स को मिला और उस पर से वो काम करते करते 1978 में इस देश में अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट आया। मतलब मैं यंग जनरेशन को कहना चाहता हूँ, 1978 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इंदिरा गांधी जी ने डिसीजन लिया कि सिटी में कोई भी बंदा 10,000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा प्लॉट नहीं रख सकता है, उसका प्लॉट सरकार जमा हो जाएगा, 1 रुपया फुट से उनको पैसा मिलेगा, 1 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो उसके बाद सब प्लॉट वाले लोग पुणे सिटी में प्लॉट बेचने के लिए आगे आ रहे थे और एक भी बिल्डर प्लॉट परचेस नहीं कर रहा था। ये सिचुएशन कंप्लीट उल्टी थी जो आज की है, कंप्लीट उल्टी सिचुएशन थी। एक भी बिल्डर प्लॉट लेने को तैयार नहीं था और हर लैंड ओनर प्लॉट बेचने के लिए तैयार रहते थे। लोग ऐसा कहते हैं कि अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे, आपकी अगर नीयत साफ है, इच्छा प्रामाणिक है, तो भगवान साथ देता है। इसकी परिणति हमको उस वक्त से आने लगी। मुझे लोगों ने प्लॉट मेरे पास लाए, लोगों के प्लॉट में बेचने के लिए 10 लोगों को बताए, किसी ने लिया नहीं, तो लोग मुझे बोलने लगे तुम ले लो। मैंने बोला मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कोथरूड एरिया में, करवे रोड एरिया में 3 लाख स्क्वायर फुट का प्लॉट वो ओनर ने 5,000 रुपये का एडवांस मेरे से लिया और 2.5 रुपये स्क्वायर फुट का रेट फिक्स किया। 3 साल में पैसा देने का डिसीजन लिया और मैंने उनके साथ MOU किया। 5,000 रुपये जो उनको देने थे, तो मैं जेसीज में काम करता था कांति भाई, जेसीज के प्रेसिडेंट थे हसमुख भाई पटेल, उनके पास जाके 5,000 रुपया मैंने इंटरेस्ट से लिया और वो प्लॉट के लिए एडवांस दिया और परचेस, वो प्लॉट को मैंने MOU किया। अब प्लॉट अर्बन लैंड सीलिंग में MOU मैं कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने स्टडी शुरू किया कि अर्बन लैंड सीलिंग में कुछ तो होगा, ये प्लॉट लेके गवर्नमेंट क्या करेगा। तो गरीबों के लिए घर बनाएंगे तो हम बनाएंगे। ऐसा करके हमने गवर्नमेंट की स्कीम को समझा और फिर गवर्नमेंट की स्कीम से अंडर सेक्शन 2021 एग्जम्पशन देते थे गरीबों को घर कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो वो एग्जम्पशन को मैंने अप्लाई किया, पूरे बिजनेस एंटरप्रेन्योरियल स्किल को यूज़ किया और गवर्नमेंट से जाके अभी आपने को पता है किसी को भी मैनेज करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो ये बनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एग्जम्पशन लेके हमने काम शुरू किया। एक प्रिंसिपल स्टार्ट किया, किसी को चीट नहीं करेंगे। बिजनेस में सबसे पहले आपके कुछ उसूल होने चाहिए, पैसा कम मिलो ज़्यादा मिलो, मैं किसी का चीटिंग नहीं करूँगा। ये बात अपने दिमाग में हम लोगों ने रखनी चाहिए। तो वो अगर आप ईमानदारी आपके साथ रखेंगे तो आपको भगवान कभी पैसे में कमी नहीं करेगा। जिस दिन हम लोगों को चीट करेंगे तो उसकी तलतलाहट हमको लगती है और हमारी बरकत हो नहीं सकती है। इसलिए मैंने उसूल बना लिया, किसी को चीट नहीं करना। अभी मैं तो कुछ कंस्ट्रक्शन में नहीं हूँ, मैं तो BCom 3rd क्लास 35%, काम कंस्ट्रक्शन का करना तो कैसे करेंगे। तो मैंने एक लैम्ब्रेटा 2 व्हीलर 2,000 रुपये में ली
सेकंड हैंड, और उसमें मैं पूना सिटी में घूमता था। किधर भी अगर कंस्ट्रक्शन का बोर्ड है तो वहाँ रुकता था, डायरी निकालता था, आर्किटेक्ट को ने लिखो, फ़ोन नंबर लिखो, आरसीसी कंसल्टेंट लिखो, कॉन्ट्रैक्टर लिखो। मतलब मेहनत किस तरीके से करनी पड़ती है, ये मैं यंग जनरेशन को कहना चाहता हूँ कि हम रेडीमेड कुछ चीज़ नहीं कर सकेंगे। जिस व्यक्ति को लाइफ में कुछ बनना है, आउट ऑफ बॉक्स बड़ा बनना है, तो बिना मेहनत के इजी वे पर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। चाहे पैसा मिलेगा, पैसे मिलना बहुत मुश्किल बात इस देश में है नहीं, लेकिन आपको खुद को सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। तो उस दृष्टि से मैं सबके साथ सबकी लिस्ट लेके आता था और फिर आर्किटेक्ट लोगों को, आरसीसी कंसल्टेंट लोगों को, कॉन्ट्रैक्टर लोगों को फ़ोन करता था कि मेरे पास बड़ा काम है, मेरे को काम करना है, मैंने अर्बन लैंड सीलिंग से एग्जाम्शन लिया है, तो मैं 2 बिल्डिंग का काम आपको देना चाहता हूँ, लेकिन पैसा मैं एंड में दूंगा। पैसे तो नहीं थे, लेकिन काम तो बड़ा करना था। तो इस दृष्टि से लोगों से बातचीत करके, उनको अपॉइंट करके, उनसे ईमानदारी से काम करवा के लेकर उनको ईमानदारी से पैसा देने का काम, ये कुछ भी घर पे नहीं रहते हुए भी ये कर सकते हैं, ये हो सकता है, ये हमने प्रूव करके दिया। इस तरीके से 1 बिल्डिंग 2 बिल्डिंग, जिस व्यक्ति को जिस रेट में हम, आपको मैं बताता हूँ, सबसे पहले मैं 80 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से फ्लैट बेचे करवे रोड में, 80 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, और उनका रेट मैंने बढ़ाया नहीं। वो 2 बिल्डिंग बनाए, उनको दिए, फिर दूसरे बिल्डिंग 100 रुपीज़ से फिर रेट बढ़ाते गया। तो इस तरीके से मैंने बिजनेस शुरू किया और आई बिकेम अ रियल इस्टेट डेवलपर फ्रॉम इस्टेट एजेंट। और फिर उस वक्त जब लोगों को ये पता चला कि ये बंदा अर्बन लैंड सीलिंग के काम अच्छा करता है, तो हर लैंड ओनर लोग मेरे पास उनकी लैंड लेके आते थे। मैं दिन भर अर्बन लैंड सीलिंग के ऑफिस में, उधर बाहर रेस्टोरेंट में वड़ा पाव और मिसल खाते बैठता था, लोग वहाँ आके मेरे को मिलते थे और वहाँ लैंड मुझे देते थे और मैं लैंड लेता था। और इस तरीके से एक एक स्कीम करके, उस वक्त पूना में बड़े स्कीम्स नहीं होती थी, लेकिन उस वक्त हमने सकाल नगर, आनंद नगर, ऐसी कुछ बड़ी स्कीम्स है, वो हमने अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट से लैंड लेके बड़ी बड़ी स्कीम कंप्लीट करके हमने हैंड ओवर की, विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, विदाउट इंजीनियर, विदाउट आर्किटेक्ट, विदाउट मनी, विदाउट रिसोर्सेस। ये काम हम सक्सेसफुली करते रहे और ये काम हमने आगे बढ़ाया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात भाऊ ने कही कि मैं 35% मार्क लेने वाला स्टूडेंट था, लेकिन मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि 35% मार्क जिन्होंने एग्ज़ाम में लिए हैं, उनके पास आज 80%, 95%, 100% मार्क लेके MBA करने वाले, HR करने वाले लोग इनके साथ जुड़े हुए, इनकी मैनेजमेंट की खासियत है। मेरा अगला सवाल आपसे है कि मैंने बचपन में आपका काम नज़दीक से देखा है। आपने सबसे पहले सोशल वर्क में सामुदायिक विवाह का काम चालू किया, और वो काम चालू करने की कल्पना जो आपने कड़ा बोर्डिंग का जो किस्सा बताया उससे ही मिली रहेगी, लेकिन वो काम कैसे शुरू किया, उसको आगे कैसे लेके गए? जैसे मैंने आपको कहा कि जब मुझे सोशल वर्क में काम करना था, लेकिन खुद का पैसा रहने के सिवाय अपन काम नहीं कर सकते, इसके लिए मैंने उसको स्टॉप किया। खुद के पैसे बनाने के लिए बिजनेस शुरू किया 78 में। 78 से 75 8 साल मैंने फुल टाइम कंटिन्यूअस स्पीड में बिजनेस किया। 8 साल के बाद, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं बचपन में जो हम लोगों को, हमने आपको बताया कि किस तरीके से समाज की परिस्थिति को हमने देखा, इमेज किस तरीके से लोग लेते हैं, तब मैंने ये सोचा, जब 85 में मेरी उम्र 31 थी, तो एट द एज ऑफ 31 मैंने ये सोचा कि मुझे ज़िंदगी में बड़ा सोशल वर्क करना है, और अगर वो सोशल वर्क करना है तो खुद का टाइम देना पड़ेगा और खुद को काम करना पड़ेगा और खुद का ही खर्चा करना पड़ेगा। तो खर्चा करना चाहिए, इसके लिए पैसा चाहिए, इसके लिए बिजनेस शुरू किया। अभी बिजनेस ऐसा बढ़ रहा है कि मैं सोशल वर्क नहीं कर सकता। 31 की उम्र है, कोई भी बंदा 31 की उम्र में तो जम के बिजनेस करेगा, 50 तक करते रहेगा। मेरे घर में तो दूसरा कोई नहीं था बिजनेस करने के लिए। आई वॉज अलोन हियर।
लेकिन मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। वो पैसे से मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं था, बिजनेस के सक्सेस से मैं कभी सेटिस्फाइड नहीं था। मेरा पूरा दिल सोशल वर्क में था कि मेरे को जैन समाज की इमेज, जो मैंने शादियों के बारे में आपको बताया, तो 85 में मैंने अल्टीमेटली एक डिसीजन लिया एट द एज ऑफ 31 कि मैं मेरा बिजनेस छोड़ के सोशल वर्क करना चाहता हूँ और फुल टाइम सोशल वर्क को देना चाहता हूँ। तो मेरे परिवार से भी काफ़ी विरोध हुआ, दोस्त लोगों से विरोध हुआ, ये क्या उम्र है क्या, अभी इतना अच्छा तुम्हारा चल रहा है, इतनी स्कीम्स पूना में कर रहे हो और इस तरीके से आप कैसे क्या कर सकते हो, ये तो गलत है, आप 50 के बाद करो जो करना है वो। तो मैं ऐसे चौराहे पे खड़ा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं बिजनेस करूं या सोशल वर्क करूं, लेकिन मेरा लास्ट कॉलिंग था कि मुझे सोशल वर्क करना है। तो फिर मैं बिजनेस का क्या करूं, मेरे पास तो दूसरा कोई है ही नहीं बिजनेस संभालने के लिए। और फिर मैं अगर बिजनेस बंद करूं तो मेरे को ये पैसा कितने साल पूरेगा, मुझे आगे भी तो काम करना पड़ेगा। तो इस द्विधा परिस्थिति में मैंने एक काम किया। मेरे जितने क्लोज रिलेटिव थे, जैसे कि अभी समझो रवि भाऊ को मालूम है, धनराज कटारिया मेरे पास थे, वो पहले पूना दाल मिल में सर्विस करते थे, मेरे कजिन ब्रदर थे। मैंने उनको बोला छोड़ दो पूना दाल मिल, इधर आके कंस्ट्रक्शन देखो। उसके बाद मेरे कुछ रिलेटिव को बाहर गांव से शिफ्ट किया, जैसे जामखेड़ से वो गौतम बोरा परिवार है, वो पूरे परिवार को शिफ्ट किया, और कोई रिलेटिव लोगों को शिफ्ट किया, और उनको एक एक बिल्डिंग का जिम्मेवारी देके मैंने बोला तुम काम देखो, मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम देखो। ऐसा करके रिलेटिव लोगों को मैंने काम सौंप दिए, और मेरा खुद का 50% समय मैं सोशल वर्क में देने का और 50% कंस्ट्रक्शन में देने का, ये डिसीजन मैंने 85 में लिया। और फिर धीरे धीरे, क्योंकि मैं एक दिन में बिजनेस कम नहीं कर सकता हूँ, तो धीरे धीरे मैं बिजनेस से विड्रॉ हो जाऊँगा और पूरा सोशल वर्क करूँगा। सो 85 to 93 ये मैंने 50-50% डुअल काम किया। उसमें मैंने एक बात सोची, मैंने ये कैलकुलेशन किया, आप सबके लिए थोड़ी सी अलग बात होंगी लेकिन आप समझने की कोशिश करो। मैं जब कंस्ट्रक्शन करके लोगों को फ्लैट बेचता था, तब समझो किसी को 200 रुपये से फ्लैट दिया है तो पोजीशन होने तक उसके 500 होते थे, 2 साल में 1000 रुपये होते थे। आज तो उसके कई 10-10 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट होने लगे। अगर आप सकाल नगर की बात देखेंगे तो 10-15 हज़ार स्क्वायर फुट होने लगे। मैं ये जो बिल्डिंग में हम बैठे उस बाजू में मैंने 3 रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाई, 350 रुपये स्क्वायर फुट से फ्लैट बेचे। तो मैं सोचता रहा, साला मैं 350 से फ्लैट बेच रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट तो मिल रहा है 20-25-30%, लेकिन जिसको फ्लैट बेच रहा हूँ उसको कितना % प्रॉफिट मिल रहा है, बाद में उसका एप्रिसिएशन कितना हो रहा है। जब ये मैं सोचता था तब मेरे कैलकुलेशन में मैंने बिजनेस इस तरीके से करना शुरू किया कि मैं फ्लैट बेचूं ही नहीं, मैं फ्लैट बनाऊं ही नहीं। तो मैं इस तरीके से कमर्शियल बिल्डिंग बनाता हूं, कमर्शियल बिल्डिंग बना के मैं रेंट से देता हूं। तो वो जो एप्रिसिएशन का बेनिफिट फ्लैट होल्डर को मिलता था वो लैंड बिल्डिंग ओनर करके मुझे मिलेगा। इस तरीके से मैंने बिजनेस मॉडल चेंज किया। और जो आप बैठे वो बिल्डिंग, बाजू की बिल्डिंग, ये बिल्डिंग्स मैंने पहले यहाँ 15 रुपये पर स्क्वायर फुट से भाड़े से दी थी, और आज 150 रुपया पर स्क्वायर फीट से यहाँ भाड़ा आता है। मतलब कितना टाइम बढ़ गया, 15 से 150 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, और फिर ओनरशिप अपनी। तो मैंने बिजनेस मॉडल ऐसा बनाया कि मुझे रेंट आवे और मैं मेरा मस्ती से खर्चा कर सकूं, और फिर एप्रिसिएशन बढ़ता रहे। इस दृष्टि से मैंने वो प्लानिंग 90s में किया। ये जो बिल्डिंग्स है लॉ कॉलेज रोड में, यरोड़ा में, ऐसी बिल्डिंग्स बना के हमने रेंट से दी। तो मैंने बिजनेस पहले मॉडल चेंज किया, इनकम मेरा परमानेंट इंश्योर किया, और फिर 93 से फुल टाइम मैं सोशल वर्क में आ गया। लेकिन 85 में जब सोशल वर्क मैंने शुरू किया तो सबसे पहला काम शुरू किया, मास मैरिजेस करेंगे ताकि लोगों को शादियों के खर्चों से, जो बाकी लोगों को प्रॉब्लम था, जैन कम्युनिटी को इमेज को बढ़ाने के एंगल से
शादियों का खर्चा कम होना चाहिए। हमने काफ़ी कोशिशें की, काफ़ी काम किया, काफ़ी मैरिजेस किए, वो सभी समाज में शुरू किए। ये कोई एक कम्युनिटी का इशू नहीं था। तो आपको अगर पता नहीं है कुछ लोगों को, मैंने 650 मैरिजेस एक डायस पर एसपी कॉलेज के ग्राउंड पे किए थे, ऑल कम्युनिटीज़ के 650 मैरिजेस। 2 लाख लोगों ने मैरिज का इवेंट अटेंड किया था। तो उस तरीके से हमने मास मैरिजेस के इवेंट शुरू किए। फिर बाद में मेरे घर के मैरिजेस उसमें हुए। मेरा खुद का लड़का, एक लड़का है, मुझे एक लड़की है, दोनों के मैरिजेस मैंने मास मैरिजेस में किए और सब लोगों के साथ में मैरिज। क्योंकि अगर हम घर पे एक करेंगे और दूसरे को एक बताएंगे तो सोशल वर्क में नहीं चलता है। करनी और कथनी में डिफरेंस हुआ तो आप खत्म हो गए समझना। तो हमने हमारे घर के सभी मैरिजेस मास मैरिजेस में किए। फिर मैरिजेस, फिर मैच मेकिंग, फिर हमारे कम्युनिटी में मैच मेकिंग कितना डिफ़िकल्ट है उसके ऊपर हम गए। फिर ऐसे कई सामाजिक इशू के ऊपर हमने काम किया। 88 में मैंने महाराष्ट्र में 3000 किलोमीटर की पदयात्रा की। एक भी सेकंड गाड़ी को टच नहीं किया। सैकड़ों लोग मेरे साथ रात दिन चलते थे, हर गांव में मीटिंग्स लेते थे और 3000 किलोमीटर की पदयात्रा करने का सौभाग्य मुझे मिला, जिसकी वजह से ग्राउंड, रूरल एरिया, गरीबी, परिस्थिति, चैलेंजेस, ये सारी चीज़ को ज़मीन से जुड़ के देखने का प्रयास मैंने किया। मास मैरिजेस का और पदयात्रा का जिक्र यहाँ पे किया, लेकिन एक चीज़ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जब पदयात्रा भाऊ को करनी थी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाना था, तो उसके पहले हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए इन्होंने एक टीम भेजी थी और वो टीम जाके हर एक डिस्ट्रिक्ट में सर्वे करती थी। सर्वे क्या करती थी कि आपके घर में, परिवार में लोग कितने हैं, शादीशुदा कितने हैं, विडो कितने हैं, एजुकेशन कितने लोग ले रहे हैं, लड़कियां क्या करती है, डॉक्टर कितने हैं, इंजीनियर्स कितने हैं। ऐसे कई तरह के सवाल का फॉर्म था। क्योंकि 3 डिस्ट्रिक्ट के सर्वे को मैं खुद गया था, धुले नगर, नासिक डिस्ट्रिक्ट मेरे पास था उस समय। और वो सर्वे करने के बाद भाऊ जब पदयात्रा पे निकले तो पदयात्रा इतनी ज़ोर शोर से हुई थी, क्योंकि भाऊ के साथ जब शुरू किया तब जितने लोग थे तब खत्म हो गया, उसके 10 गुना लोग जब खत्म हुई तब पदयात्रा थे। तो उस ज़माने में जैन समाज का एक बंदा पूरे समाज के लिए एक मैसेज लेके जा रहा था कि हर एक समाज ने मास मैरिजेस कीजिए, शादियाँ इकट्ठा कीजिए, खर्चा कम कीजिए, ये उसमें से संदेश देने का काम भाव ने किया। भाऊ, एक अगला सवाल मेरा है कि ये सब तो आपने किया, फिर भारतीय जैन संगठन की स्थापना करने की कामना आपके मन में कब आई और आपने उसको कैसा प्रारूप दिया? शुरू किया तो पहले 5-6 साल मैंने कोई संगठन नहीं बनाया। मैं लोगों को, कार्यकर्ताओं को चुनना चाहता था कि जो ग्राउंड लेवल पे रियली काम करने को तैयार हो। और रूरल एरिया, मेरा फोकस ऑलवेज रूरल एरिया रहा है, सिटी एरिया में मेरा फोकस नहीं रहा है। तो रूरल एरिया की कम्युनिटी को जो ज़रूरत है, उनकी इश्यूज़ है, उसको डील करने का काम था। तो धीरे धीरे जब हमने कार्यकर्ताओं का जमावड़ा बनाया तो उसके बाद में 93 में जब लातूर में अर्थक्वेक हुआ, भूकंप, काफ़ी बड़ा भूकंप हुआ, हजारों लोग 1 मिनट के अंदर एक्सपायर हो गए। तो जब वहाँ रिलीफ का काम करना था तो हमको जैन कम्युनिटी की इमेज को एनहांस करना था। तो जितने भी कार्यकर्ता मेरे सिटी वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज थे, वो सब कार्यकर्ताओं को मैंने 4-4 दिन के बाद में लातूर में बुलाया और मैं खुद वहाँ पहले ही दिन गया और हम लोगों ने वहाँ रिलीफ का सबसे बड़ा काम किया। उस समय प्राइम मिनिस्टर नरसिंह राव थे, उन्होंने लातूर का दौरा किया तो अपने टेंट में आके भाषण किया। राइट फ्रॉम सोनिया गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी विरोधी पक्ष नेता थे, सब लोगों ने हमारे टेंट पे आना उनको ज़बरदस्ती ज़रूरी था। इतना ज़बरदस्त काम अर्थक्वेक में करने का मौका हमको मिला। अच्छा सुनिए, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने 1 रुपया खर्चा नहीं किया घर से और लिया भी नहीं किसी से, और फिर भी काम हुआ। स्ट्रैटेजी एक ही लगाई मैंने। वहाँ जाने के बाद में मुझे वेन्यू आइडेंटिफाई करना था जहाँ मैं बड़ा स्टॉल लगाऊँ। तो मैंने ऐसा चौराहा ढूंढा कि कोई भी तरफ से आदमी अगर कोई भी जगह पर जाता है तो वो चौराहे से ही जाना पड़ता है।
तो वो चौराहे के कॉर्नर पे एक बड़ा टेंट लगा दिया, पतरे वगैरह लगा दिए, काफ़ी बड़ा टेंट लगाया। उस वक्त तो मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में था, पूरे एक एक ट्रक भर के जनरेटर लेके जाता था और वहाँ मैंने पूरा काम शुरू किया। तो मैंने सबसे बड़ा टेंट लगाने की वजह से बाहर बोर्ड लगाया, अखिल महाराष्ट्रीय जैन संगठन। हमारे समाज के हर स्टेट से लोग वहाँ आते थे, चेन्नई से, तमिलनाडु से, बेंगलोर से, कोलार से, धारवाड़ से, हुबली से, दिल्ली से, बम्बई से, और हर आदमी हमारे समाज का ट्रक भर भर के सामान लाता था। मेरी तो किसी की पहचान नहीं, बोर्ड है जैन संगठन, हर एक आदमी ट्रक लेके जैन संगठन के पास आता था। मेरे को लोग मिलते थे और अपना ट्रक अनलोड करते थे। देखो, हमारे लोग ईमानदारी से मदद करने के लिए वहाँ जा रहे हैं, लेकिन हमारा बेनिफिट बाकी के लोग ले रहे हैं, नाम हमारा किधर नहीं हो रहा है। मैंने एक स्ट्रैटेजी चेंज की, वो स्ट्रैटेजी में सब लोगों की मदद एक जगह पर आई और हमने 20-20 हज़ार लोगों को रोज खाना खिलाया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तक सब लोगों को उसका कॉग्निजेंस लेना पड़ा कि जैन कम्युनिटी अर्थक्वेक में मदद करती है। तो ये जो स्ट्रैटेजी लगाकर इस तरीके से काम करने का मौका मिला, तो जब वहाँ वो मौका हमने लिया और काम किया, तब मैं वहाँ गाड़ी में सोता था। और मैं जब वहाँ रहता था पहले 1 महीना भर 15 दिन, तो रोज़ हमारे पास जब लोग आते थे खाने के लिए, नाश्ते के लिए, डिनर के लिए, लंच के लिए, तो उसमें जो छोटे बच्चे आते थे, 5 साल, 8 साल, 10 साल, बाल निकाले, माँ एक्सपायर हो गई, पिताजी एक्सपायर हो गए, और आके 2-3 टाइम का खाना लेते थे। कोई भी ट्रक आ गया सामान को तो उसके पीछे हाथ लगा के पीछे रहते थे। मुझे लगा कि अर्थक्वेक हुआ, इनके घर के लोग एक्सपायर हो गए, इनका बिल्डिंग, घर गिर गया, स्कूल गिर गई, अब ये लोग पढ़ेंगे कहाँ? और ये लोग अगर पढ़ेंगे नहीं तो ये ड्रॉप आउट हो जाएंगे। ये अगर ड्रॉप आउट हो गए तो क्राइम बढ़ेगा। तो ये लोगों के लिए, ये बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने 1 हफ्ते भर के बाद, 8-10 दिन के बाद, शरद पवार जी चीफ मिनिस्टर थे, वो हर 2 दिन के बाद टेंट पर आते थे। मैंने उनको एक दिन बोला कि ये सब अनाथ बच्चे जो बैठे हैं, मैंने लिस्ट निकाली 1200 चिल्ड्रन जो ऑर्फन हो गए थे, सिर्फ बच्चे, लड़कियां नहीं। और मैंने शरद पवार साहब के सामने लिस्ट रखी और मैंने बोला कि ये 1200 बच्चे हैं, मैं इनको पूना लेके जाना चाहता हूँ। इनको ये माहौल से निकलना पड़ेगा, अदरवाइज वो रात दिन वो लाश, एम्बुलेंस, प्रेत देख के ये बच्चे मानसिक परिणाम हो रहा है। एक जनरेशन हमने अर्थक्वेक में खो दी, दूसरी जनरेशन हम साइकोलॉजी में खो देंगे। तो ये बच्चे मेरे को पुनः शिफ्ट करने। वो बोले क्या है तेरे पास? मैंने भारतीय जैन संगठन का रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया था, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ही रजिस्टर नहीं थी, स्कूल भी नहीं, कॉलेज में नहीं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने बोला क्या है तू कैसे लेके जाएगा? मैंने बोला सर इच्छा शक्ति हो तो भगवान सब कुछ करता है। मेरे पास स्कूल नहीं है, लैंड नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा शक्ति सबसे मजबूत है। तो बोले क्या करेगा? मैंने बोला 8 दिन में ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करता, आप मुझे परमिशन दे दो स्कूल की और बच्चों को लेके जाने की परमिशन दे दो। क्योंकि वो मुझे अच्छे तरीके से जानते थे, मैं बिजनेस करता हूँ, तो मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है चल देता हूँ परमिशन दे। मैंने 8 दिन में ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर की। बीजेएस का रजिस्ट्रेशन ये अक्टूबर 93 का है और 30 सितंबर को भूकंप हुआ था। तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर की, कैबिनेट मीटिंग में प्रपोजल रखा गया, स्पेशल केस करके परमिशन दी गई। पिंपरी में एक जगह मेरी बिल्डिंग चल रही थी, उधर आत्मनगर करके स्कीम चल रही थी, उधर फ्लैट में लड़कों को रखा और नीचे दुकान में स्कूल शुरू किया। 1200 अनाथ बच्चों को मैं ओवरनाइट लातूर से पुणे शिफ्ट किया। उनको मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होने तक मेरे पास रखा।
ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन 5वीं से लेके तब तक मैंने वो मेरे पास रखा। उसके बाद में वो बच्चे आज भी उनका एल्यूमनाई है, बहुत अच्छे तरीके से वो सब बच्चों के परिवार, अभी उनके भी बच्चे बड़े हो गए। वहाँ फिर मैंने आदिवासी स्टूडेंट्स लाए, अपने पास फार्मर आत्महत्या करते हैं, 1000 आत्महत्या किए हुए फार्मर्स के बच्चे मैं पूना में लेके आया। 1000 बच्चे फार्मर्स ने जिन्होंने सुसाइड किया मैं लेके आया। कोविड के बच्चे लेके आया। जम्मू कश्मीर में भूकंप हुआ था, 500 मुस्लिम चिल्ड्रन को मैंने जम्मू कश्मीर से पुनः अपने जैन समाज के वाघोली में खड़ा किया। मुस्लिम स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर से। इस तरीके से वाघोली का अपना प्रोजेक्ट खड़ा है, जहां 1000 बच्चों की रहने की व्यवस्था है, स्कूल है, कॉलेज है, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की व्यवस्था है। आज तक समाज से एक भी रुपया नहीं लिया है। प्रोजेक्ट चालू है। इसी कड़ी में बहु एक अगला सवाल है कि आप भुज में जब भूकंप हुआ था तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने आपको याद किया था और भुज में आप काम करने के लिए गए थे, कच्छ गुजरात में। तो उसके बारे में आप अगर सबको रूबरू होते तो अच्छा रहेगा। जितने भी अर्थक्वेक, सुनामी या बाढ़ या सूखा आया है, जैन समाज और बीजेएस डट के देश में खड़ी है। जब लातूर का एक्सपीरियंस हुआ और जब भुज में अर्थक्वेक हुआ तो वो अर्थक्वेक लातूर से 10 गुना बड़ा था। ऐसा 2 मिनट के अंदर 26 जनवरी को प्रभात फेरी चल रही है और 500 बच्चे एट ए टाइम एक्सपायर हो गए। 500 स्टूडेंट्स, प्रभात फेरी चल रही है, भूकंप आ गया, सब खत्म। सबसे बड़ी आपदा थी वो। मैंने वहाँ 368 स्कूल बनाए और 1,20,000 बच्चों को 3 महीने के अंदर स्कूल में बिठाया। जब स्कूल में बिठाया तब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने उस छोटे गांव में आकर फंक्शन लिया जहां हमारा टेंट था एज ए प्राइम मिनिस्टर, और 368 स्कूल गवर्नमेंट को, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर किए फ्री ऑफ कॉस्ट। उस अर्थक्वेक में मैंने 368 स्कूल 3 महीने में हम लोगों ने, बीजेएस के लोगों ने बनाए और उसमें 1,20,000 बच्चों को स्कूल में रखा। सुनामी में अंडमान निकोबार के 37 आइलैंड में काम करने का मौका हमको मिला। जम्मू कश्मीर के अर्थक्वेक में काम करने का मौका मिला। इस भारत देश के लोकसभा में प्रोसीडिंग हमारे पास है कि भारतीय जैन संगठन ने आपदाओं में जो काम किया है उसकी सराहना सभी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर लोकसभा में करती है। इस तरीके का प्रोसीडिंग है। आज तक कोई भी डिजास्टर हुआ तो बीजेएस को सबसे पहले बुलाया जाता है इस देश में एज ए प्रोसेस। जैसे एनडीआरएम वगैरह गवर्नमेंट की यंत्रणा है, वैसे बीजेएस उसके मुकाबले में गिना जाता है बीजेएस को रिलीफ एक्टिविटीज में और रिहेबिलिटेशन एक्टिविटीज में। 2019 में कोविड जैसा आतंक छाया था पूरे भारत देश में, और आपने कोविड में मुंबई में धारावी रहो, पूना रहो, महाराष्ट्र रहो, आपने बहुत अच्छा काम बीजेएस की तरफ से किया। तो उसके बारे में अगर बताएंगे और उसके कुछ एक्सपीरियंस रहेंगे तो वो भी शेयर किया तो अच्छा। कोविड जिस दिन लॉकडाउन हुआ उसके दूसरे दिन हमने एक योजना तैयार की। स्ट्रैटेजी की बात है, क्योंकि कोविड हुआ, लॉकडाउन हो गया और घर के अंदर अगर कोई आदमी बीमार होता है, 2 मिनट के लिए कोविड छोड़ दो, बीमार तो लोग रोज भी होते हैं ना, आज भी हॉस्पिटल फुल है। तो अगर कोई बीमार हो गया तो वो डॉक्टर के पास कैसे जाएगा? इसका कोई प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइंस में नहीं था। मैं रिपीट करता मेरी बात को, लॉकडाउन के बाद में अगर कोई आदमी घर के अंदर बीमार हो गया, कोविड की बात छोड़ दो, बीमार हो गया तो वो डॉक्टर के पास कैसे जाएगा? इसलिए मैंने डॉक्टर आपल्या दारी, क्योंकि लॉकडाउन था, आपके घर में डॉक्टर आना चाहिए, इसलिए मैंने डॉक्टर आपल्या दारी ये योजना शुरू की। वो योजना में मेरे को डॉक्टर नहीं मिल रहे, एम्बुलेंस नहीं मिल रही, गाड़ी नहीं मिल रही, और उसके साथ जाने वाले नर्सेस नहीं मिल रहे, ये सब इश्यूज थे। लेकिन मैंने डिसीजन पक्का लिया था कि मेरे को ये काम शुरू करना है। पहले मैंने 11 गाड़ी शुरू करने के लिए पूरी फील्डिंग लगाई।
और पूरी फील्डिंग लगा के मैंने इस तरीके से गाड़ियाँ शुरू की कि लोगों को खड़ा किया, चलो आओ आगे आना चाहिए, तुम आओ आगे। और फिर मैंने 100 मोबाइल डिस्पेंसरी सेवा यानी 100 गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, टेम्पो ट्रैकर वगैरह, उसको एम्बुलेंस बनाता था, ब्रांडिंग करता था, कि गवर्नमेंट से मैंने ऑफिशियली परमिशन ले ली। उद्धव ठाकरे जी को फ़ोन किया और उनको फ़ोन करके मैंने परमिशन ले लिया। तो 100 मोबाइल का परमिशन लेके मैंने 100 मोबाइल पूना में मोबाइल वैन चलाए। फिर गवर्नमेंट ने मुझे बुलाया, फिर बोले मालेगांव बहुत स्पोर्ट हो रहा है, आप मालेगांव में जाओ। महाराष्ट्र के रूरल एरिया में हम लोग गए। फिर एक दिन बुलाया, बोले धारावी में विस्फोट होने वाला है कोविड का, और बीजेएस ने धारावी को कंट्रोल करना चाहिए। पूरी कैबिनेट मीटिंग के सामने मुझे बुलाया गया। शरद पवार जी खुद थे, उद्धव जी थे, सब थे। मैंने जवाबदारी ली कि धारावी का कोविड मैं कंट्रोल करूंगा। तो किस तरीके से कंट्रोल करेंगे? गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट कोई डॉक्टर नहीं दे रही है, गवर्नमेंट कोई बाकी का कुछ नहीं दे रहे, सिर्फ आदेश दे रहे हैं कि बीजेएस ये काम करेगा। मुझे सिर्फ आदेश चाहिए, मुझे सिर्फ परमिशन चाहिए, बाकी हमारे लोगों में हिम्मत है कि हम कैसा करेंगे। मैंने जवाबदारी ले ली और धारावी में गया। धारावी में अपना मंदिर है, मैं मंदिर में गया। मैंने बोला क्या परिस्थिति है जैन कम्युनिटी की? तो बोले धारावी के अंदर 300 ज्वेलर का एक एसोसिएशन है जो अपने समाज के है, 500 दुकानदार है, उनका एक संघ है। मैंने बोला ठीक है। मैंने ज्वेलर लोगों की मीटिंग ड्यूरिंग लॉकडाउन विथ ऑल परमिशंस ज्वेलर लोगों को मिला। अपने लोग तो तैयारी होते हैं साहब, कभी भी कुछ भी करो, उनको अगवानी करने वाला आदमी चाहिए, सपोर्ट करने के लिए एक भी आदमी पीछे नहीं हटेगा, कोई तो भी आगे आने वाला आदमी चाहिए। तो मैंने वहां परिस्थिति को समझा। वहां 350 पौने 400 डॉक्टर्स थे अंदर, और वो सब डॉक्टर का एक एसोसिएशन है उनका। मैं उनको कांटेक्ट किया, मैंने उनको बोला देखो आपके तो हॉस्पिटल बंद है, अभी ओपीडी बंद है आपकी, मतलब आपका दवाखाना बंद है, तो मैं ऐसा करता हूँ आपको एम्बुलेंस में बिठाता हूँ, दवाई मैं फ्री में देता हूँ, आप आपके सभी एरिया में लाउडस्पीकर रहेगा हमारे एम्बुलेंस में, और आप थोड़ी सी हमको मदद करो, हम आपको एक्स्ट्रा मदद करते हैं। तो मैंने सन फार्मा से बात की। सन फार्मा ने 8 करोड़ रुपए के दवाइयाँ मुझे दी। 8 करोड़ रुपए की दवाइयाँ देके मैंने वो डॉक्टर लोगों को फ्री में दवाई दे दी। और फिर मैंने बोला मेरे साथ आपको एक ही करना पड़ेगा, 4 घंटा मेरे को देने का, बाकी आपको जो करना है वो करो। और ऐसे मैंने टोटल धारावी में उस चीज को कंट्रोल कर दिया। बिल गेट फाउंडेशन ने मुझे कांटेक्ट किया, और बिल गेट फाउंडेशन मुझे कहता है कि हमको आपको धारावी में मदद करनी है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पॉट है वो, एशिया की सबसे बड़ी स्लम है। तो मैं भारतीय जैन संगठन ये बिल गेट फाउंडेशन की एम्पैनलमेंट पे नहीं था। तो उन्होंने बोला हम आपको पैसा देने का है, तो पैसा देने के लिए मैं ले नहीं सकता हूं क्योंकि मैं उनका एम्पैनलमेंट में नहीं हूं, वो तो इंटरनेशनल बिल गेट फाउंडेशन है। तो उन्होंने दूसरे एनजीओ को पैसा दिया, यूनाइटेड वेज को, और उनको बोला कि आप बीजेएस को पैसा दो, मेरे को अर्जेंट बीजेएस को पैसा देना है। सो हु इज सपोर्टिंग अस? हु इज सपोर्टिंग अस? हु इज सपोर्टिंग अस? ये वाघोली इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया मैंने, 3 लाख फुट का, पूरा वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया है वो स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, वर्ल्ड बैंक ने। और इधर बिल गेट फाउंडेशन ने धारावी में मुझे पैसा दिया, और बिल गेट फाउंडेशन ने 1 महीने के अंदर मुझे एम्पैनल कर लिया। जब ये फार्मर सुसाइड के 1000 बच्चे मैं लेके आया, तो नारायण मूर्ति जी का मुझे फोन आया, बोले मुझे विजिट करना है, बच्चों को मिलना है। नारायण मूर्ति जी पर्सनली आए, बच्चों को मिले और मुझे रोए। 1.5 घंटा 2 घंटा बच्चों से क्वेश्चन आंसर किया, और जाते समय मुझे बोले एक भी पैसा आप दूसरे से नहीं लेंगे, पूरा फंडिंग मैं करूंगा। खुद नारायण मूर्ति जी ने फंडिंग किया। ये बिल गेट फाउंडेशन ने हमको धारावी में पैसा दिया। इस तरीके से अभय फिरोदिया जी मोबाइल डिस्पेंसरी सेवा में पूना में कितना भी मोबाइल डिस्पेंसरी का खर्चा हुआ होगा
पूरा की पूरा उन्होंने 15 करोड़ रुपए तक का खर्चा बीजेएस को अकेले आदमी ने दिया। अगर आपके पास मॉडल है, प्रोफेशनलिज्म है, ईमानदारी है, कॉन्शियस क्लियर है, तो भगवान ही साथ देता है ना। ये तो क्या आप निमित्त है, आपको कभी भगवान रोकेगा नहीं, और आपको ऑटोमेटिक आपके काम कैसे होते हैं आपको लाइफ में समझेगा भी नहीं। आपके काम के इतने पहलू है, हर एक पहलू को जानना भी उतना ज़रूरी है। आप अगर कहेंगे कि नहीं चलेगा तो हम सब सुनने के लिए बेताब है। वैसे तो आपने ये सब काम करने के बाद महाराष्ट्र की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसका अवलोकन किया, पूरे महाराष्ट्र का किया, देश का किया, और पानी पे आपने काम चालू किया। और पानी पे जो काम आपने चालू किया उसकी सोच और वो काम का जो स्वरूप है वो कृपया आप हमें बताइएगा, ये विनती है। ऐसा इस देश में 2 ज्वलंत इश्यूज है इस वर्ल्ड में। लोग बोलते हैं कि अगला युद्ध अगर होगा तो पानी के ऊपर होगा। एक पानी एक सबसे बड़ी समस्या है इस विश्व में, और वैल्यूज ये दूसरी समस्या है इस विश्व में। तो पानी की समस्या अगर विश्व में है तो थोड़ा सा महाराष्ट्र में जब 2013 में बहुत बड़ा सूखा आया था 2013 में, तब मैंने पानी में काम करने के लिए इंटरेस्ट शुरू किया। हर चीज़ में काम करते समय खूब डीपली मैं अंदर घुसता हूँ। कोई भी चीज़ विदाउट फुल प्रूफ एक्शन प्लान मैं आगे बढ़ता नहीं हूँ। मैंने कोई चीज़ में आगे बढ़ गया तो मैं पीछे हटता नहीं हूँ। तो पानी में काम करने का डिसीजन इसलिए लिया कि वर्ल्ड में पानी की दिक्कत है, अगर हम हमारा समय देके इसमें से सोल्यूशन निकालेंगे तो पूरा वर्ल्ड बाद में जैन कम्युनिटी को कभी भूलेगा नहीं। इस तरीके से लॉन्ग टर्म का काम करने के उद्देश्य से मैं इसके अंदर गया। जब इसके अंदर गया तब पता चला, लास्ट ईयर मैं सभी आचार्यों के दर्शन को गया, क्योंकि मुझे 100 डिस्ट्रिक्ट में पानी का काम करना था। तो एक एक आचार्य ने मुझे जो बताया, मेरे पास सबके वीडियोज है, एक एक आचार्य जी ने बताया कि इस देश में 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, 1500, 700, 800 साल पहले ईस्वी सन के साथ मेरे पास है, जब जब भी इस देश में पानी का और अनाज का संकट आया, सिर्फ जैन कम्युनिटी ने इस देश में, उस राजाओं ने जैन कम्युनिटी के माध्यम से उसको सॉल्व किया। अब मेरे पास पूरे आचार्यों के सब विजन से व्यूज है। अब मैं उसके ऊपर स्टडी कर रहा हूं कि इतिहास में जैन समाज ने किस तरीके से इस देश को बचाया है। हम लोग तो पानी में काम करते थे, मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हिस्ट्री होगा। आज वो पता चल रहा है। अगर आज वो पता चल रहा है तो इस बात का विश्वास हो गया है कि इस विश्व में पानी के इशू के ऊपर पर्याप्त सॉल्यूशन निकालने का काम अपन लोग कर सकते हैं। उस दृष्टि से हमने पानी को ध्यान में लिया। जैसे भी आपने मेरे गांव का नाम बताया, मैं 1 महीना मेरे 40 ऑफिस स्टाफ को लेके 2013 में एक गांव में जाके रुका, ताकि मेरे को डेप्थ में खुद जानकारी चाहिए, क्या पानी है, क्यों है, गवर्नमेंट क्या है, सिस्टम क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, रिपोर्ट्स क्या है, किसान क्या है, पानी में मिट्टी क्या होती है, वो कहाँ जाती है, पैसा कहाँ मुड़ता है, कहाँ पैसा आता है, कहाँ जाता है, किस तरीके से होता है, सब स्टडी किया मैंने पहले 1 महीना। एक दिन भी पुणे में नहीं आया। और स्टडी करने के बाद मैंने उसमें से सॉल्यूशन निकालना शुरू किया। जैसे ही सॉल्यूशन सक्सेस होने लगे, वैसे वैसे फिर आमिर खान, जब उन्होंने पानी फाउंडेशन शुरू किया तो आमिर मेरे पास आया और आमिर ने बोला कि पानी फाउंडेशन और बीजेएस मिलके हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके ऊपर मेरी 7-7, 8-8 घंटे की काफ़ी मीटिंग्स आमिर के साथ हुई। फिर बीजेएस ने क्या करना और पानी फाउंडेशन ने क्या करना, इसका बाइफर्केशन हुआ, और फिर हमने पानी फाउंडेशन और बीजेएस ने मिलके 2016-17 में महाराष्ट्र के 1,500 गाँवों में रिकॉर्ड ब्रेक 10 करोड़ क्यूबिक मीटर का बड़ा काम किया, जो पूरे इंडिया में सबसे बड़ा रिकॉर्ड था कि 45 डेज में इतना बड़ा काम 1,500 गांव में 1,500 सरपंचों के साथ इस तरीके से हम लोग काम करके बाहर निकले। तो जब वो काम किया तब मैंने सोचा कि इसको भी और स्केल करेंगे। तो मैंने एक स्कीम बनाई कि बीजेएस मशीन देगा, गवर्नमेंट मशीन में डीजल डालेगा,
और किसान मिट्टी लेके जाएगा और हम तालाब खोदेंगे। एक भी रुपया किसी ने किसी को नहीं देना है। बीजेएस ने मशीन लाने की, गवर्नमेंट से हम पैसा नहीं लेते। लास्ट 38 ईयर्स में आज तक बीजेएस ने कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या पंचायत से एक भी रुपया लिया नहीं है। एज अ प्रिंसिपल, बीजेएस डोंट एक्सेप्ट एनी मनी फ्रॉम एनी गवर्नमेंट, एनी मनी फ्रॉम एनी गवर्नमेंट, एज अ प्रिंसिपल। तो मैंने चीफ मिनिस्टर को कहा, फडणवीस साहब को, कि मैं पैसा नहीं लूँगा, आप डीजल मेरे को मशीन तक ला के दो। मशीन मेरे को लाने, डीजल आप देंगे और किसान ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे, मिट्टी लेके जाने का। तो मैंने इस तरीके से मॉड्यूल डिज़ाइन किया कि नो मनी ट्रांसफ़र। मैं एक डिस्ट्रिक्ट को वाटर सफिशिएंट कर देता हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट को, पूरा डिस्ट्रिक्ट एज ए यूनिट। अपना देश बड़ा है, एक गांव में, 2 गांव में, 1000 गांव में काम करके नहीं चलता है। तो बड़े स्केल पे काम होना चाहिए। स्केल ये मेरा फोटे है, स्केल में मैं विश्वास रखता हूँ। तो एमओयू किया गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने। तो मुझे रतन टाटा जी ने बुलाया, अभी तो वो नहीं, आज उनको रियली हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। रतन टाटा जी ने मुझे बोला, आप एक डिस्ट्रिक्ट को वाटर सफिशिएंट कर रहे हैं, आपको मशीन कितने लगेंगे? मैंने बोला लगेंगे 5-25 मशीन। उन्होंने मेरे को 137 जेसीबी और एक्सकेवेटर मशीन परचेस करके मेरे पास हैंडओवर किए। 137 मशीन्स, 50 करोड़ का एक चेक उन्होंने जेसीबी को ट्रांसफर किया। देखो पर्सनल आदमी किस तरीके से काम करते हैं। आज भी वो मशीन हमारे पास है। 2018 से मैंने बुल्डाना शुरू किया, 3 महीने में बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट का चित्र बदल दिया। 3 महीने में पूरा बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट के करीबन 350-400 गांव में हरियाली हो गई, पूरा पानी पानी। एक भी बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट का किसान जैन समाज के उपकार को 10 पीढ़ी नहीं भूल सकता है। ऊपर मेरा ऑफिस है 8th फ्लोर पे, आप देखेंगे तो उस ऑफिस में वाटर का वॉर रूम है, पूरी एक वॉल मॉनिटर से। इस देश के 100 डिस्ट्रिक्ट में हम पानी का काम किस तरीके से कर रहे हैं, कौन सा मशीन कौन सी जगह पर चालू है, कितने बजे चालू हुआ है और कितने बजे खत्म हुआ है, उसका पूरा इस ऑफिस में। अभी ऑफिस के अंदर 125 पेड लोग हैं, ओनली सोशल एक्टिविटीज के लिए, ओनली सोशल एक्टिविटीज के लिए। हर साल का 15 करोड़ रुपया मेरा सिर्फ स्टाफ का सैलरी जाता है इस ऑफिस में, ओनली फॉर सोशल वर्क, ओनली फॉर सोशल वर्क। और पूरी टेक्नोलॉजी की टीम है, पूरी की पूरी हमारी टीम है। तो हम इस तरीके से प्रोग्राम मॉनिटर करते हैं। इस तरीके से पानी के क्षेत्र में इस देश में एक क्रांति लाने के उद्देश्य से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसको टाइम लगता है। कोई भी देश में बदलाव होने के लिए अपने भारत जैसे देश में एक व्यक्ति को या एक ऑर्गेनाइजेशन को या एक व्यक्ति को जिंदगी भर काम करना पड़ता है, खपना पड़ता है, तपना पड़ना है, मरना पड़ता है। तब कहाँ चल के दूसरी जनरेशन उसका फायदा लेती है। हमको पता है हम जीवित है तब तक कुछ नहीं लोगों को समझेंगे। आप लोग यहाँ बैठे, मैंने जितने बातें बताई उसमें से आधा % भी आपको पता नहीं होगा जो मैंने आज यहाँ आपके सामने बताई है। आधा % भी पता नहीं होगा। हम लोगों को बताने के लिए काम ही नहीं कर रहे ना। बताने का रहेगा तो फिर काम करने से कोई मजा ही नहीं है। लेकिन इस तरीके का लॉन्ग टर्म का काम होगा तो ही परिवर्तन होगा, अदरवाइज सिर्फ इवेंट होगा, मूवमेंट नहीं होगा। इसीलिए तो आपको पूरे भारतवर्ष में मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना जाता है कि आपके मैनेजमेंट को देखते हुए गवर्नमेंट आपके पास आती है, आपको बोलती है कि हमें सुझाव दो, हमें काम करने का मौका दो, आपके साथ जोड़ो। उसी कड़ी में आगे बढ़ना चाहता हूँ बहू कि आप हमारे यहाँ पे जितने भी हैं सब जैन युवा साथी हैं, सब अपने अपने बिजनेस में मशगूल रहते हैं हमेशा, और उसमें से समय निकाल के जीतों के प्लेटफॉर्म में आके जीतों के लिए काम करते हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि हमारे जो है जैन युवा बिजनेसमैन है, जितने भी बिजनेसमैन यहाँ पे आए हैं,
कि बिजनेस और सोशल वर्क इसका कॉम्बिनेशन रखने के लिए क्या करना चाहिए और बिजनेस को सही मायने में आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करने के लिए कौन कौन सा फार्मूला आवश्यक है। बिजनेस तो इम्पोर्टेंट होता है, हर व्यक्ति को अपना एक सपना होना चाहिए, लाइफ का एक गोल होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि मैं 10 करोड़ कमाऊंगा क्या 10 करोड़ रोज कमाऊंगा, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। लाइफ का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपको लाइफ में बनना क्या है। पैसा ये उसके लिए व्हीकल है, पैसा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। प्रोसेस बीच में आता है, पैसे की वजह से, पैसे सिवाय कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन जो बनना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसा मैंने बचपन में डिसाइड किया था कि मुझे सोशल वर्कर बनना है, फिर सोशल वर्कर बनने के लिए मुझे जो जो करना था वो मैंने किया। बिजनेस करने वाले लोग जो होते हैं कभी कभी खुद क्राइसिस से ऊपर आते हैं, वो एक अलग टाइप होता है, कभी कभी मिक्स होता है। तो इसमें मुझे एक ही बात कहनी है, सब युवकों को मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपके लाइफ का पर्पस फिक्स करो। जो भी आपको गोल करना है पर्पस फिक्स करो। दूसरी बात, वो पर्पस, वो गोल को अचीव करने के लिए ईमानदारी से जो जो करना है वो करने की कोशिश करो। कभी कभी कुछ कुछ लोग शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, पैसे के पीछे लग के शॉर्टकट के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात अगर कोई होती होगी तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। उसूलों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आपको, आपका अगर विश्वास पक्का है और आपकी नीयत साफ है तो आपको, आपकी परीक्षा भगवान जरूर लेगा, लेकिन आपको कामयाबी देगा। देखो, इस देश में, इस दुनिया में आपकी परीक्षा हर बार ली जाती है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए आदमी ने। मैं एक ही बात लोगों को कहता हूं, मेरे पास कोई मुश्किल सवाल अगर कोई आदमी लेके आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे पास कोई आदमी, मेरा कोई स्टाफ लेके आता है, सर ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गया, तो मुझे बहुत खुशी होती है। अरे एक तरफ से प्रॉब्लम हो रहा है, तुमको खुशी हो रही है। एक तरफ से कोई कार्यकर्ता आके बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, मैंने बोला ठीक है, फिर मेरे लिए तो अच्छा है, क्योंकि हम लोग यूनिक है। हम लोग इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की क्षमता रखने वाले लोग हैं। हमारा पोटेंशियल रूटीन काम करने वाला नहीं है, हमारा पोटेंशियल एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने वाला है। तो अगर हमारे सामने जितने ज्यादा चैलेंजेस आएंगे उतना हमने हिम्मत से खुश होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हर दिन सरी का नहीं होता है, उतार चढ़ाव जिंदगी में कोई आदमी को चुकाया नहीं है। सबके लाइफ में उतार और चढ़ाव आता है। हमारा जब कार्डियोग्राम निकालते हैं किसी का भी तो उसमें इस तरीके का ग्राफ होता है। जब ऐसा ग्राफ होता है तो उतार और चढ़ाव उसमें इनबिल्ट होता है। कार्डियोग्राम क्लीन होगा तो आप ऊपर चले गए, उसका कोई मतलब नहीं है। और हमारे लोगों में एक बात होनी चाहिए कि हम जब ऊपर पर रहते हैं तब जमीन पर होना चाहिए। इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत बड़ा यश मिला तो उसको पचाना चाहिए, और बहुत बड़ा अपयश मिला तो उसको भी पचाना चाहिए। यू हैव टू डाइजेस्ट सक्सेस एंड फेल्यूर। जिस व्यक्ति में सरलता है और सक्सेस को भी हवा में नहीं जाता है और फेल्यूर को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता है, वो चीज हमारे युवकों में होना जरूरी है। आजकल होता क्या है, शेयर मार्केट बोलो, इधर बोलो, उधर बोलो, इतना उथल पुथल होता है। बीपी चेक करो हमारे लोगों के, ये गलत है, ये गलत है। हम लोगों ने लॉन्ग टर्म का काम करना चाहिए, डगमगना नहीं चाहिए, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। यही काम मेरे लिए ऐसा सोचना चाहिए, अदरवाइज दूसरा कोई भी कर सकता है। इस तरीके से अगर हमने हिम्मत से काम किया, और कितना भी यश आने दो, हमारे पास थोड़ा सा यश आ गया कि चलो बुलाओ 200 लोगों को, करो पार्टी, समझना चाहिए लोगों को कि मैंने कितनी बड़ी पार्टी की है। तो ये जो आदतें हैं, ये आदतें होगी तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। शॉर्ट टर्म ओके, लॉन्ग टर्म नो ओके। आगे
हमारे जितने भी युवा साथी है बहु यहाँ पे, एक JBN का जीतो बिजनेस नेटवर्क का एक ग्रुप भी यहाँ पे आया हुआ है। लास्ट ईयर जीतो बिजनेस नेटवर्क ने तकरीबन 1350 करोड़ का बिजनेस आपस में किया, और इस साल अभी फर्स्ट मंथ में हम तकरीबन 5 करोड़ से आगे चले गए हैं। तो जीतो बिजनेस नेटवर्क के जो जीतो का जितना भी बड़ा बिजनेस ग्रुप है, उसके लिए आप वो युवाओं के लिए एक संदेश क्या दोगे कि बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपने क्या करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना है? वही तो बात की, ये अच्छी बात है कि हम लोगों का नेटवर्किंग ही सब कुछ है, नेटवर्किंग ही सब कुछ है। और ये जीतो की बहुत बड़ी खासियत है, पूरे देश भर में इस तरीके से जैन समाज के लोगों को बिजनेस के रास्ते पर सपोर्ट करने का काम या आपस में बिजनेस करके आगे बढ़ने का जो काम जीतो के माध्यम से किया जाता है, वो हमारे समाज के लिए सबसे बड़ी बात है और ये जीतो का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है। और निश्चित रूप से पूरे देश भर में इस तरीके से हमारे लोगों ने एक होकर बिजनेस के सपने देखने चाहिए और बड़े सपने देखने चाहिए और उसको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए।